नमस्कार, आप देख रहे हैं द आजाद आवाज। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने बूथ अध्यक्ष से भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष तक का सफर किया। अमित सिंह यादव, नमस्ते भैया। नमस्कार भैया, विधानसभा 2022 का चुनाव आ चुका है, किन मुद्दों को लेकर आपका युवा मोर्चा जनता की बीच जा रहा है? हम लोगों ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं, हमारी सरकार ने जो काम करे हैं, उन सारी चीजों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और अपने कामों को गिनाने का काम कर रहे हैं। जो भी हमने काम किए हैं, जनता के लिए जो भी कार्य किए हैं, उनको हम लोग उन्हें जनता के बीच में ले जाने का काम कर रहे हैं। क्या काम है? कुछ नाकामयाबी रही आपकी सरकार में? देखिए, नाकामी तो हमारी कोई भी नहीं है। जो हम लोगों ने कहा हो ना किया हो, हमारी पार्टी कह के करने वाली पार्टी है। जो भी हम लोग कहते हैं वो काम करके दिखाते हैं। 2017 में आपकी पार्टी घोषणा पत्र में युवाओं के रोजगार के लिए 70 लाख रोजगार की बात थी। वो पॉसिबल नहीं था कि स्वरोजगार होगा, वो मैं आपकी मत मानता हूँ, उसकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, रोजगार, हम लोग अगर ये कहें कि सरकारी नौकरियां ही रोजगार का माध्यम होती हैं, तो ये कोई उचित बात नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी हर किसी को पॉसिबल कराना, देना, ये पॉसिबल है नहीं कहीं से भी। मैं मानता हूँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन समय पर परीक्षा परिणाम और नियुक्ति होना है तो पॉसिबल है। देखिए, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 2 साल से कोई भी काम नहीं हो सका है, लेकिन हमारे महाराज जी जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने खुद भी कोरोना में पॉजिटिव होने के बाद भी, जैसे ही उनने कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वो बाहर निकले, तो तुरंत ही उनने अपना काम संभाला और सबके बीच में गए। जब देश संक्रमण की एक जो महामारी आई थी कोविड की, और उस दौरान उनने पूरी ताकत लगा के उसको कंट्रोल करने का काम किया और सबको उचित जो भी आवश्यकताएं थी उनको पूरी कराने का काम किया। तो मैं मानता हूं कि ऐसी परिस्थिति में जब हमारे महाराज जी काम कर रहे थे, तो पॉजिटिव एक दिमाग लेके, एक मानसिकता लेके उन्होंने काम किया है। जो भी संभव हो सका है उन्होंने किया। राजनीति में एक चीज कही जाती है कि कांग्रेस को आती है, भाजपा को आती है, सपा को आती है और बसपा को आती है। झांसी में जहां भी कई नेताओं की वोटें लग रही है, उनसे रवि शर्मा की तस्वीर गायब हो रही है। कुछ कहेंगे? देखिए, हम लोगों के लिए कमल का फूल ही एक मात्र साधन होता है, जिसके लिए हम लोग जी जान से काम करते हैं और अपना संगठन का हम लोग काम करते हैं। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति विशेष, कभी भी कोई भी व्यक्ति हमारे लिए प्राथमिकता नहीं रहा है। तो जो भी हमारे भाजपा का निर्णय होगा उसमें हम लोग सभी शामिल हैं, चाहे जो जिसको भी वो निर्णय होगा, जिसके भी पक्ष में होगा, उसके पक्ष में हम लोग काम करेंगे और कमल के फूल पे हम लोग काम करेंगे। कहीं गुटबाजी तो हावी नहीं हो रही है पार्टी में विस्तार होने के बाद? देखिए, ये हमारी पार्टी संस्कारों और अनुशासन की पार्टी है और इसमें गुटबाजी होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और देखिए, जब फील्ड में 4 लोग रहते हैं, कोई एक डलिया में 4 बर्तन रहते हैं, तो वो भी खड़बड़ाते हैं। तो ये खड़बड़ाहट है चुनाव के पहले की, और कुछ भी नहीं है। आप मानते हो कि चुनाव की घोषणा होने के बाद, टिकट की घोषणा होने के बाद सब एक व्यक्ति निश्चित रूप से सभी भाजपा के बैनर तले काम करेंगे और हम सभी लोग एकजुट होकर काम करेंगे। ये इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। अभी गरौठा के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव पे ईओडब्ल्यू की जांच चल रही है। वो इस पे कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ऊंची राजनीति कर रही है। इस पे आपका कोई कमेंट? नहीं, तो इसमें गलत क्या कर रही है पार्टी? अगर पार्टी के लोगों ने ये बात उठाई है कि किसी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर उन्होंने कुछ गलत किया होगा तो उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो कहीं से गलत होंगे तो वो डर रहे होंगे, और अगर वो गलत नहीं होंगे तो उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। ये राजनीतिक जांच है कि? देखिए, राजनीतिक जांच नहीं है, वो एक लिस्ट बनाई जाती है। उसमें लिस्ट में जब जिसका नंबर आ जाए, तो मुझे लगता है कि अभी उनका नंबर आया है और कई सारे लोग हैं जिनके नंबर आना बाकी हैं, उनके भी आएंगे। धीरे धीरे सब चीजें क्लियर होती जाएंगी। अभी कन्नौज में इत्र व्यापारी पुष्पराज जैन और पीयूष जैन, पहले पीयूष जैन के यहाँ छापा मिलता है, 250 करोड़ जो भी अमाउंट निकलता है, 250 करोड़, उसे बाद में जीएसटी को जांच देके मामला को टर्नओवर में शो कर दिया जाता है। फिर पीयूष जैन के बाद अगली रेड पुष्पराज जैन पर होती है, समाजवादी पार्टी के एमएलसी। लेकिन क्या आप मानते हैं कि पहली रेड जो पीयूष जैन को हुई वो गलत हुई, पुष्पराज जैन को होनी थी?
देखिए ऐसा है कि मैंने जैसे आपको अभी बताया कि जांच के दायरे में सभी लोग आते हैं, सरकारी तंत्र है, इसकी एक व्यवस्था है जो काम करती है। अब पीयूष जैन या पहले आ जाए या कोई और आ जाए तो इसमें हम लोगों का तो कोई व्यक्तिगत हस्तक्षेप रहता नहीं है, ना संगठन का कुछ रहता है। सरकारी तंत्र है वो अपना काम कर रहा है, और इसमें जांच के दायरे में ये लोग आ रहे हैं तो कहीं से कुछ गलत कर रहे होंगे तभी इनके ऊपर जांचें हो रही हैं। अभी कोविड-19 का थर्ड वेव आ रही है, कल यहाँ से कल से नहीं पाया गया कोविड से। क्या आपको लगता नहीं है कि कोविड अगर बढ़ता है तो चुनाव टालने जाएंगे? व्यक्तिगत राय। देखिए जो भी निश्चित काम है, जैसे हमारी हम लोगों के यहाँ परिवारों में शादी तय होती है, कोई भी और भी चीजें तय होती हैं, तो उसके हम लोग नियमानुसार जो भी हो सकता हो वो प्रिकॉशन लेके और अपना काम कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि उचित दूरी बना के, और जैसे कि आपको जानकारी होगी कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की एक रैली प्रस्तावित थी पहले से, और काफी बड़ी रैली थी जिसमें हर एक क्षेत्र से लोगों को जाना था, तो वो भी हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। हमारी प्राथमिकता चुनाव लड़ना नहीं है, हमारी प्राथमिकता राष्ट्र है, और राष्ट्र प्रथम हम लोगों के लिए रहता है। अगर उसके लिए डिसीजन लेना अगर तय करेंगे, चुनाव आयोग अगर तय करता है कि चुनाव ना हो तो निश्चित रूप से चुनाव नहीं होंगे, और हम लोग इसका आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? थर्ड वेव के बाद चुनाव हो या थर्ड वेव के बीच में चुनाव हो जाए? देखिए थर्ड वेव कोई ऐसा निश्चित तो है नहीं कि इतने समय तक रहेगी या इतने समय तक ये सारी चीजें रहेंगी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि जो भी काम है वो होते रहे, किसी प्रकार से रुके ना। कोई भी चाहे चुनाव हो, चाहे किसी का व्यापार हो, कुछ भी चीज हो, तो हम लोग अपना प्रोटेक्शन लेके और काम करते रहे। निश्चित रूप से इस प्रकार से हम लोग काम करें। नहीं, क्या आप ये नहीं मानते हैं कि कोविड की जब पहली वेव आई जी, तो लोगों ने मास्क लगाया, कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया, फिर उसके बाद सरकार ने घोषणा की कोविड गया, फिर कोविड की सेकंड वेव आती है, फिर लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने लगे, फिर कोविड के जैसे हम कोविड प्रोटोकॉल का लोग फॉलो करते हैं तो उससे कोविड कम हो जाता है। आपको अगर व्यक्ति मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर यूज करेगा तो कोविड कम होगा, लेकिन फिर व्यक्ति कोविड मास्क नहीं लगाता है। अब इसमें कुछ कहेंगे? देखिए मैं पहले तो आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है कि सरकार कुछ बताए कि कोविड कम हो गया या ऐसा कुछ। क्योंकि होता क्या है कि हम लोगों ने जो वैक्सीन लगाने का काम किया है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो वैक्सीनेशन का एक हम लोगों ने संगठन के रूप से भी उसको एक संगठन की व्यवस्था से भी काम किया, और सरकारी तंत्र से भी वो काम हुआ है। तो उसमें जब लोग वैक्सीनेटेड हो गए, इन लोगों को इन्फेक्ट नहीं करा, दिक्कतें आना कम हो गई, तो निश्चित रूप से वो कम हो गया था। और जो तीसरी लेयर अभी आ रही है तो इससे भी हम लोगों को सतर्क रहना होगा। जिन लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है उनके ऊपर थोड़ा सा मुझे लगता है कि कम है असर, लेकिन फिर भी हम लोगों को सतर्क रहना होगा और सतर्कता से हम लोगों को काम करना होगा। अभी झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना रानी स्टेशन किया गया है, उसमें झांसी हटा दिया गया। क्या आपको लगता नहीं कि झांसी के साथ ये नाइंसाफी है? देखिए पहले जो व्यवस्था चलाई गई थी कि हम लोगों को झांसी का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखना है, तो इसकी एक मांग उठी थी पहले भी। तो इसका प्रक्रिया जो सरकारी तंत्र द्वारा करी गई थी तो उसमें दिया गया था कि रानी लक्ष्मीबाई के नाम से होगा, लेकिन अगर उसमें झांसी जुड़ जाएगा तो ये और एक अच्छा काम हो जाएगा। कहीं ये लगता तो नहीं है अगर चुनाव के पहले झांसी नहीं जुड़ पाता है तो ये चुनाव में उल्टा पड़ जाए? नहीं, ये कोई एक विषय नहीं है। ये झांसी इतनी छोटी मानसिकता के हम लोग नहीं है कि ऐसा कोई वो हो कि इसमें चुनाव उल्टा पड़ जाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे व्यक्तिगत ये लगता है अगर कहीं से कुछ गलत हुआ है तो उसका सुधार होगा और सरकार उस पर काम करेगी। आपकी नजर में क्या गलत हुआ है? ये नहीं, गलत और सही नहीं कह सकते हैं। हमारा व्यक्तिगत मानना है गलत हुआ। व्यक्तिगत मानना ये है कि गलत नहीं है इसमें, मतलब जो नाम बदला गया है तो नाम बदल के क्या रखना चाहिए था, जो चीजें तय हुई थी कमेटी की तरफ से तो वो रखा गया है। अब बाकी हम लोगों को अगर लगता है कि ये बदलना चाहिए, झांसी और आगे लगना चाहिए, ये गौरव की वजह से, तो झांसी निश्चित रूप से लगेगा। आगे उसकी भी बात रखी गई है तो आगे उसको भी संज्ञान में लोग ले रहे हैं और आगे उस पर कुछ ना कुछ सुधार आएगा। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को 40% टिकट की भागीदारी की है। मोदी जी को प्रियंका जी के जब नारा आया लड़की हूँ लड़ सकती हूँ,
उसके बाद मोदी जी को पहली बार महिलाओं का सम्मेलन करना पड़ा इलाहाबाद में। क्या आपको लगता है कि बीजेपी भी 30-35% टिकट महिलाओं को देगी? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि वो तो घर ही में लड़ रही हैं, पहले वो अपनी जगह सुनिश्चित कर लें। प्रियंका गांधी जी अपने पहले घर में लड़ लें, अपने भाई से लड़ लें, माँ से लड़ लें, फिर वो दूसरों से लड़ें। तो पहले घर की लड़ाई खत्म करें, फिर वो लड़े। और लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, हाँ अच्छा एक विषय वो लोग लाए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई कारगर रहेगा। और ना ही उनके यहाँ कुछ हो रहा है। जब वो जो भी रैली वगैरह करते हैं, मैराथन करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को जानकारी नहीं है उस चीज की, और जो भी वो कार्यक्रम करते हैं उसमें मोदी जी की प्रशंसा होती है, तो ये हम लोगों के गर्व की बात है। आप चाहते हैं कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े या नहीं? निश्चित रूप से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिससे बैलेंसिंग आ सके। अगर हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जनसंख्या में उनका अनुपात बराबर का रहे, तो निश्चित रूप से राजनीति में भी उनका आना आवश्यक है, जिससे हर प्रकार से महिलाओं की भागीदारी हमारे हर एक उसमें रहनी चाहिए, हर एक फील्ड में उन लोगों को रहना चाहिए। और इसके लिए अभी कुछ दिनों पहले आपको जानकारी होगी, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो जो सैनिक स्कूलों में महिलाओं का इंटरफेयर नहीं था, उनको एडमिशन वगैरह नहीं मिलता था, उसके लिए भी उन लोगों ने काम किया है। और अब एनसीसी कैंप हो, चाहे आर्मी स्कूल हो, सैनिक स्कूल, इन सब जगह इनको बच्चियों को, लड़कियों को एडमिशन मिलता है। चुनाव किसके नाम पर लड़ा जा रहा है विधानसभा में, मोदी जी के योगी जी? राज्य में चुनाव हो रहा है तो योगी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है। लेकिन पूरा चुनाव मोदी जी मैनेज कर रहे हैं, मोदी जी रैलियां कर रहे हैं ज्यादा। अब चूंकि कई पत्रकारों का कहना है कि ये चुनाव योगी वर्सेस अखिलेश ना होकर मोदी वर्सेस अखिलेश होने जा रहा है। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग बात करते हैं घर की, तो हमारे घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है वो मुख्य भूमिका में रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, और वो कमान संभाले, इसमें क्या दिक्कत है भाई? वो हमारे मुखिया हैं, देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। नहीं, एक प्रधानमंत्री को इतनी रैलियां करना शोभा देता है क्या? तो इस रूप से तो मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी हैं, फिर उनको प्रदेश में किसी और को बिठाना चाहिए। वो क्यों आगे आके काम कर रहे हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते से पूरे राष्ट्र का नेतृत्व कर रहे हैं और वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी भी घूम रहे हैं। इसमें दिक्कत क्यों, वो परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या उनको डर लग रहा है क्या? विधायकों की 4 साल सरकार में संगठन रहे, फिर 4 विधायक रहे, लोकसभा सांसद रहे, जनप्रतिनिधियों की अधिकारी सुनते नहीं थे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आप जनप्रतिनिधि थे, आपकी सुनी गई सरकार में क्यों सुनी गई? देखिए, सबकी बात सुनी गई, जो जायज बात थी वो सुनी गई। अब कोई अगर माहौल ऐसा बनाता है कि हमारी सुनी नहीं गई, तो मुझे लगता है व्यक्तिगत वो अपनी बात सुनाना नहीं चाह रहा था। क्या आपको लगता है कोई जनप्रतिनिधि नाजायज बनवाना चाहते हैं? देखिए, जनप्रतिनिधि जो होते हैं, हमारी जो भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, वो बहुत अनुशासित व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता हमारे आप ही बोले थे कि जायज मांग सब कुछ नहीं। जो हमारे जनप्रतिनिधियों जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने तो ऐसा कहीं नहीं कहा है कि हमारी नहीं। अखबारों में आती है कि जैसे डीएम का फिर आंध्रा वामसी जी का ट्रांसफर भी हुआ था उसके बाद, जब मुख्यमंत्री जी के दौरे के बाद। नहीं, आंध्रा वामसी जी का किस कारण से हुआ था वो आपको भी जानकारी है, हमें भी जानकारी है। तो उस जानकारी को पहले आप साझा करें कि किस विषय पे हुआ था। अगर वो किसी पर्सनल व्यक्ति को लेके और उसका स्वागत करेंगे, तो निश्चित रूप से उनका ट्रांसफर होना स्वाभाविक। और लंबे समय से ये तो प्रक्रिया थी, हमारी ट्रांसफर की जो प्रक्रिया थी, लंबे समय से वो यहाँ झांसी में थे, कलेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, तो उनका ट्रांसफर होना कोई ऐसा वो नहीं था। यूपी टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें कई जगह बुलडोजर चली हैं, अच्छी बात है, लेकिन जनपद के भी कुछ लोग थे, उनके यहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, किस विषय पे? यूपी टीईटी का जो पेपर लीक हुआ था, उसमें जनपद के कुछ लोग हैं, मऊ के कुछ लोग पाए गए, उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई एक्शन नहीं हुआ। कौन लोग हैं आप ये जानकारी हम थोड़ी किसी का नाम लेंगे। नहीं, जो लोग इन्वॉल्व थे
मुझे ध्यान में है कि एक कोई व्यक्ति थे पूर्वांचल के प्रयागराज के अपने रहने वाले। जनपद के भी हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा कि ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके ऊपर कार्रवाई ना हुई हो। नहीं, जनपद के हैं कुछ लोग और हमारी सरकार में रहते हुए हमारे कुछ विधायक जो किसी गलत उनके ऊपर कोई अगर आरोप लगाए तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। और हमारे यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि किसी गलत व्यक्ति को संरक्षण देने का हम लोग काम करें। विपक्ष 3 मुद्दों पे घेरता है महिला, एक कुलदीप सेंगर मुद्दे पे, दूसरा चिन्मयानंद और तीसरा हाथरस। आप विपक्ष को कुछ बताना चाहेंगे तीनों मुद्दे पे? देखिए, ये मुद्दे चाहे आप जिस भी विषय में बात कर रहे हो तो ये सारे कोर्ट के अधीन है और इन पे निश्चित रूप से कार्रवाई चल रही है। जैसा कोर्ट आदेश करेगी वैसा हम लोग के यहाँ अनुशासनात्मक जो व्यवस्था है उसमें काम होता है। हमारे यहाँ अगर कोई दोषी पाया जाता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है और उसको संज्ञान में लेके तुरंत उस पर कार्रवाई की जाती है। ऐसा कोई विषय हमें नहीं लगता है कि होगा, क्योंकि है क्या कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा वो बनाना चाह रहे हैं उसमें दम नहीं है। तो पहले तो विपक्ष को मुद्दा लेके आना होगा, क्योंकि वो किसी भी प्रकार से बात करें वो हर तरह से फेल हो रहे हैं। आप बोले मुद्दे, क्या आप नहीं मानते कि अखिलेश यादव के पास बेरोजगारी और महंगाई बहुत अच्छा मुद्दा था, वो जातिवाद के मुद्दे पे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए सुटेबल होगा, प्रॉफिट होगा कि प्रोसेस में? देखिए, जेनेटिक प्रॉब्लम इंसान की कभी नहीं जाती है। जिसको जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है वो रहेगी। जब उनके पिताजी इस हिसाब की बात करते थे तो वो भी इसी प्रकार से आएंगे। जात पे तो उनकी राजनीति ही डिपेंड करती है। मुझे लगता है कि जात से उनकी शुरू होती है और लास्ट में जाके जात पे ही उनकी खत्म होती है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, अच्छी बात है, वो उस पर आ गए, जनता भी इसका जवाब देगी। आप बूथ अध्यक्ष बने व फिर युवा मोर्चा अध्यक्ष बने, जब बूथ अध्यक्ष बने थे, जब आपकी उम्र क्या थी? मैं जब बूथ अध्यक्ष बना था तब मेरी एज 24 अराउंड थी। और उस टाइम चूंकि परिवार ऐसा रहा है जिस परिवार से मैं आता हूं, तो हमेशा संगठन के काम हम लोगों ने देखे हैं, कहीं ना कहीं उन चीजों को समझा है, संस्कारों को सीखा है, तो वो चीजें बहुत काम में आई हैं। और जहां भी जरूरत लगी तो चीजों को समझा, और जब आपको बताने वाले व्यक्ति आपके घर में हो तो कहीं ना कहीं हम लोगों को संरक्षण मिल जाता है और निश्चित रूप से अच्छी एक ताकत से हम लोग काम करते हैं। क्या आपने कहा मैं जिस परिवार से, उस परिवार का लाभ मिला है इस बात तक पहुंचने के? देखिए, रिलेट करने को तो अपन लोग कुछ भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी एक विशेष परिवार से आता है तो उसको मेहनत भी उतनी दुगनी करनी पड़ती है। क्योंकि जो फ्रेश व्यक्ति होता है, जो जीरो से स्टार्ट करता है, तो उसको निश्चित रूप से प्लस ही की तरफ जाना होता है। और जो व्यक्ति किसी ऐसे एक परिवार से आता है तो उसके कुछ माइनस भी रहते हैं, कुछ प्लस भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं माइनस को डिफेंड करना होता है और प्लस की तरफ बढ़ना होता है। आप युवाओं को संदेश देना चाहेंगे? युवाओं से मेरा यही आह्वान है आपके माध्यम से कि युवा पूर्ण रूप से अपनी ताकत लगा के, अपनी बुद्धि विवेक लगा के, और निश्चित रूप से युवाओं के लिए भला करने वाली हमारी जो भाजपा सरकार है उसकी तरफ, उस विचारधारा से जुड़े, उसकी तरफ काम करें। उसके लिए जो भी हम लोग काम कर रहे हैं उसको सराहना दें, और हमारी सराहना कहीं ना कहीं वोट को लेके होती है। तो अगर वो हमारी तरफ वोट करेंगे तो निश्चित रूप से वोट के अलावा भी कुछ संदेश युवाओं को? वोट तो मांगे। देखिए, वोट के अलावा यही है कि जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से अपना काम कीजिए। हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े, संघर्ष आपको कई समय तक लगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बूथ अध्यक्ष था मैं, तो लगता था यार जिले का अध्यक्ष बनने में बहुत संघर्ष है, बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, बहुत काम करना पड़ेगा। लेकिन किसी न किसी तरह से आप जब काम करते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, तो आपको सफलता मिलती है। तो यही मेरा मैसेज युवाओं को लेके है कि आप लोग काम करें, जो भी करें, स्ट्रगल करें, जो भी करें पूरी मेहनत से करें, पूरी ताकत से करें। जब आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे दादा दावा।